चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं और आंकड़ों ने अपनी कहानी भी साफ कर दी है। लेकिन इसके ठीक बाद पश्चिम बंगाल में एक ऐसा राजनीतिक और संवैधानिक गतिरोध खड़ा हो गया है जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अभूतपूर्व स्थिति को गहराई से समझने वाले हैं। एक तरफ हैं कड़े सियासी दावे और दूसरी तरफ है हमारा स्थापित संवैधानिक नियम। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में चलते हैं। आज की चर्चा का दायरा काफी स्पष्ट रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे इस्तीफे से इनकार के मुद्दे से, फिर चुनाव में धोखाधड़ी के आरोपों के देखेंगे, इसके बाद प्रतीकात्मक राजनीतिक विरोध की रणनीति, संविधान के अनुच्छेद 164, राज्यपाल की बर्खास्तगी की शक्ति और आखिर में अब आगे क्या होगा। इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, इस्तीफे से इनकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के नतीजों के आने के बावजूद अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। और हैरानी की बात तो ये है कि राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलने या कोई भी आधिकारिक बैठक करने तक से मना कर दिया गया है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के तुरंत बाद उठाया गया ये कदम वाकई अप्रत्याशित है, जो सीधे तौर पर राजभवन और राज्य सरकार के बीच एक बड़े टकराव का इशारा कर रहा है। अब इस बयान पर जरा गौर करते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है, ऑफिशियली दे मे इलेक्शन कमीशन कैन डिफीट अस, बट मॉरली आई एम टेलिंग यू वी वन द इलेक्शन। यानी आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग उन्हें हरा सकता है, लेकिन नैतिक रूप से जीत उन्हीं की हुई है। यहां शब्दों के चुनाव पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक आधिकारिक हार और एक नैतिक जीत के बीच एक बहुत ही गहरी और स्पष्ट रेखा खींची जा रही है। और सच कहें तो इसी नैतिक जीत के दावे पर ही उनके पद पर बने रहने का पूरा आधार टिका हुआ है। इसे महज एक हार नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक विसंगति के तौर पर पेश किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप। आखिर इस नैतिक जीत के दावे का आधार क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इनकार को सही ठहराने के लिए कई विशिष्ट कारण और आरोप सामने रखे गए हैं। टीएमसी की तरफ से लगाए गए आरोपों की लिस्ट काफी लंबी और गंभीर है। दावों में बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें बदलना, मतदाताओं पर दबाव डालकर गलत तरीके से वोट डलवाना, एसआईआर वोटों में हेरफेर और यहां तक कि सीधे चुनाव आयोग पर एक बड़ा षड्यंत्र रचने जैसे आरोप शामिल हैं। अब यहां हम इन दावों की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। समझना यह है कि इन आरोपों का पैमाना इतना बड़ा रखा गया है कि इसके आधार पर चुनावी नतीजों को ही पूरी तरह से खारिज किया जा सके। सीधा संदेश ये है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, एक प्रतीकात्मक राजनीतिक विरोध। इन भारी भरकम आरोपों और इस्तीफे से इनकार करने को सिर्फ एक तात्कालिक प्रतिक्रिया समझना शायद जल्दबाजी होगी। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी व्यापक राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कड़ा रुख असल में एक प्रतीकात्मक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो पूरे देश को ये बताने के लिए है कि ये चुनाव अनुचित तरीके से हुए हैं। इसका एक बड़ा मकसद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करना और भविष्य की राजनीतिक लड़ाइयों के लिए एक साझा मंच तैयार करना हो सकता है। जब कोई मुख्यमंत्री इस तरह का अभूतपूर्व कदम उठाता है तो जाहिर है ये सिर्फ एक राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहता। ये पूरे देश की राजनीति में एक राष्ट्रीय विमर्श बनाने की कोशिश होती है। इसे हार को एक राजनीतिक हथियार में बदलने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। राजनीतिक दावों और प्रतीकात्मक विरोध की अपनी जगह है, पर अंततः कानून अपना काम कैसे करेगा? राजनीति की जिद और संविधान के नियम जब आमने सामने आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती हैं तो आगे क्या होता है? जब एक अचल राजनीतिक शक्ति का सामना स्थापित कानूनी प्रक्रिया से होता है तो समाधान कैसे निकलता है? यहीं से शुरुआत होती है भाग 4 की, अनुच्छेद 164 को समझना। इस अहम सवाल का जवाब हमारे संविधान में मौजूद है, जो ठीक इसी तरह के अभूतपूर्व परिदृश्यों के लिए एक नियम पुस्तिका की तरह काम करता है। संविधान का अनुच्छेद 164 बिल्कुल स्पष्ट है। ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द गवर्नर तक अपने पद पर बने रहते हैं। यहां गहराई से समझने वाली बात यह है कि किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल कानूनी और संवैधानिक रूप से राज्यपाल की संतुष्टि पर निर्भर करता है। ये कोई असीमित अधिकार नहीं है। अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है या सदन में अपना बहुमत साबित करने में विफल रहता है तो कानूनी स्थिति पूरी तरह बदल जाती है
और ये प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत तुरंत सक्रिय हो जाता है। अब देखते हैं भाग 5, राज्यपाल की बर्खास्तगी की शक्ति। सैद्धांतिक नियम तो साफ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के इस मौजूदा गतिरोध में यह संवैधानिक तंत्र व्यावहारिक रूप से कैसे काम करता है? संवैधानिक तौर पर यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट क्रमिक कदमों में आगे बढ़ती है। पहला कदम तब शुरू होता है जब सरकार आधिकारिक तौर पर अपना बहुमत खो देती है। इसके बाद आता है दूसरा कदम, जब बहुमत खोने के बावजूद इस्तीफा देने से मना कर दिया जाए। और ध्यान दीजिए, यही वो स्थिति है जो अभी बंगाल में देखने को मिल रही है। ऐसे जटिल हालात में तीसरा कदम उठाया जा सकता है, जहां राज्यपाल अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एक आधिकारिक आदेश जारी करके मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम होता है चौथा कदम, वर्तमान सरकार का तत्काल प्रभाव से भंग होना। यह संविधान द्वारा तय किया गया एक सीधा और अचूक रास्ता है। तो भाग 6, आगे क्या होगा? हमने तीखे राजनीतिक दावों को भी परखा और स्पष्ट संवैधानिक नियमों को भी समझा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में जब ये दोनों ताकतें आपस में पूरी तरह टकराएंगी तो नतीजा क्या निकलेगा? स्थिति अब एक ऐतिहासिक टकराव की ओर तेजी से बढ़ रही है। क्या राज्यपाल अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए आधिकारिक बर्खास्तगी का आदेश जारी करेंगे, या फिर राजनीतिक और संवैधानिक दबाव के चलते अंततः खुद ही पद छोड़ दिया जाएगा? राजनीति और कानून के इस अभूतपूर्व टकराव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, यह आने वाले कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। एक बात तो तय है कि यह अब सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे घटनाक्रम के परिणाम वास्तव में देखने लायक होंगे।